हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आपका बिजनेस स्टडीज की क्लास में स्वागत है। देखो, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक करा था दैट वाज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, है ना स्टूडेंट्स। हमने करा था पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पर जब हम लोगों ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, फीचर्स की बात करी थी, मेरिट्स करे थे, डिमेरिट्स करे थे। आज हम लोग ना उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोगों को पता लग जाएगा कि इसका क्या आंसर है और ज्यादा ऑब्जेक्टिव वे में जो है वो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो हम लोग ना एक एक करके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। So the very first is get a disinvestment in public sector enterprises। देखो, PSE का मतलब होता है public sector enterprises। PSE means public sector enterprises। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है? डिसइन्वेस्टमेंट जो है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये रहता है जब पब्लिक जो है, पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की होती है पब्लिक कंपनीज, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है, प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जब भी प्राइवेट सेक्टर को इक्विटी शेयर्स बेचे जाएंगे ना, पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, उसको हम लोग कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट्स। क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स बेचे जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आप ऑपरेशंस ही बंद कर दोगे ना, यहाँ पे जैसे क्लोजिंग डाउन ऑपरेशंस, तो ये तो जाएगा शट डाउन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरियाज, ये तो एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा ना, ग्रोथ हो जाएगी। बाइंग शेयर्स ऑफ पीएससी। पीएससी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जब खरीदते हैं ना, ये वो चीज है, बट जो सेल है ना, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड यूज किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। सो अगला क्वेश्चन, PSE आर द ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड बाय। देखो, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये गवर्नमेंट का हक होता है इनके ऊपर, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेटा, नोट कर लो। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती है ना, वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज एंड कंपनी इन व्हिच द पेड अप कैपिटल एंड हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। पहली बात, कंपनी को प्राइवेट क्यों माना जाता है और गवर्नमेंट क्यों माना जाता है? इसके क्राइटेरियाज रहते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। जो इसका क्राइटेरिया है ना ओनरशिप का, वो है इन्वेस्टमेंट, राइट। सो अगर 51% मेरे हाथों में है तो आई एम प्राइवेट इंडिविजुअल, तो इट इज प्राइवेट कंपनी। अगर 51% गवर्नमेंट के हाथों में है तो इट इज गवर्नमेंट कंपनी। सो कैपिटल की अगर बात हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है ना, तो वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 50 भी हुई ना, तो भी बराबर के दोनों की ऑनरशिप है। अगर गवर्नमेंट 49 में चला गया तो प्राइवेट की ऑनरशिप ज्यादा रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी इज ब्लैंक इकोनॉमी। बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इकोनॉमी में रहते हो वो कौन सी इकोनॉमी है। इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज हियर इंस्टीट्यूशंस आर of government also and private sectors also। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी प्लस जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बिजनेस का समेशन है, सम अप है। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस में बेनिफिट द मोस्ट ऑफ by an established brand name at the time of incorporation। देखो, जो होती है ना इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, कंपनी का स्टार्टिंग टाइम होता है जो, तो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के द्वारा सबसे ज्यादा इनको फायदा मिलता है। वो किनको मिलता है? वो मिलता है जॉइंट वेंचर को। ये ध्यान से सुनना कैसे। जॉइंट वेंचर का मतलब पता क्या होता है? ए कंपनी और बी कंपनी अपनी अपनी जगह काम कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? एमओयू साइन कर लिया या एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों जो है वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। अब देखो, जॉइंट वेंचर एग्जिस्टेंस पे आने का उसको फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है कि ऑलरेडी वो कंपनीज एस्टैब्लिश्ड होते हैं, ऑलरेडी वो ब्रांड नेम्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड होते हैं। सो जब वो मिलके काम करते हैं तो उनका उनमें जो है वो कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। Next is, which of the following types of organization has the capability of expansion of market territory and operates through a network of subsidiaries, branches and affiliates? So subsidiaries के through, branches के through, affiliates के through। So मैं सबसे पहले बात करती हूँ मैकडॉनल्ड की।
ठीक है, एप्पल कंपनी की बात कर लो, डोमिनोज की बात कर लो, स्पाइकर की बात कर लो, सबकी बात कर लो, है ना, जब तक ये सब क्या है, एमएनसीज, दीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो एमएनसीज के थ्रू जो है वो ये काम करते हैं, अपनी सब्सिडरीज ओपन कर लेते हैं, अपनी ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं, अपने एफिलिएटेड शोरूम्स ओपन कर लेते हैं, स्टोर्स ओपन कर लेते हैं। सो सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो मिलता है एमएनसी को। नेक्स्ट इज, कहते हैं इन द 2001 रेजोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रोवाइडेड। बेटा ये क्वेश्चन पता क्यों ऐड किया गया, ताकि आपको पता लग जाए कि गवर्नमेंट के अंडर कौन सी सेक्टर्स रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर कौन सा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन 2001 में बना, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो रिजर्व रखी गई पब्लिक सेक्टर के लिए। सो इसका मतलब ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर रेस्ट ऑफ द एरियाज में जो है वो एंटर कर सकता है, क्योंकि देखो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए अरेंज रखी गई, उसमें प्राइवेट का जो है वो पार्टिसिपेशन निगलेक्ट कर दिया गया। जैसे 1981 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी इंडिया में एंटर होना शुरू हो गई। तो 2001 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना जिसमें सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिटेन की गई, बाकी सारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को एंट्रेंस के लिए उनको परमिशन दे दिया गया। सो उस केस में कौन से एरियाज जो हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रह गए, वो मैंने पूछा, एटॉमिक, आर्म्स, कम्युनिकेशन या रेलवेज। देखो रेलवेज, इंडियन रेलवे है, आर्म्स बिल्कुल भी जो है पिस्टल्स एंड ऑल जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी, ये अगर प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन जो है वो होना शुरू हो जाए। तो ये उन्होंने गवर्नमेंट के अंडर ही रहने दिया। सो ए बी डी जो है वो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीकॉम में, कम्युनिकेशन में तो आप लोग देखते हो कि रिलायंस है, वोडाफोन है, आइडिया है, सो ये सब जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स है। सो कम्युनिकेशन के सेक्टर में प्राइवेट एंट्री है, बट एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेलवेज में नहीं। नेक्स्ट इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर टू इन्वेस्ट एंड ऑपरेट इन सर्टेन स्फीयर्स। कुछ स्फीयर्स में पब्लिक सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है। अब इनमें से कौन सी कोर सेक्टर्स वो नहीं है जहां पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करता है? Which of the following is not one of the core sector? Pharmaceuticals है बेटा, नोट कर लो। मेडिसिनल एरिया ना जो वहाँ पे मेन नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सारा काम कहीं हद तक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास भी है। नेक्स्ट इज शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकारी कंपनी के जो शेयर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ना उसके नाम पे गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम। The funding of which of the following enterprise comes directly from the government treasury and under an annual appropriation from the budget of the government and the revenue earned by it is also paid into the treasury. इसका आंसर है स्टैट्यूटरी कंपनी। ध्यान से सुनना। पहली बात, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसको कहते हैं? एक स्पेशल एक्ट के अंडर एक कंपनी बनाई जाती है, जैसे एफसीआई बना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी एक्ट के अंदर, आरपीआरपी एक्ट के अंदर है, जीएसी एक्ट के अंदर है, यूटीआई एक्ट के अंदर है। सो अलग से इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट ही उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ये स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, इनका जो ये पैसा कमाती है वो भी सरकारी खाते में जाता है, और जो पैसा इनके पास आना है वो भी सरकारी खाते से आता है, तो दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? पहली बात, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात तो सही है कि स्पेशल एक्ट जो है वो इसमें पार्लियामेंट का रहता है। Statutory corporations are subject to the same accounting audit procedures। ऐसा नहीं है, statutory corporations का audit procedure जो है वो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का रहता है वो सीबीडीटी के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। उसका सिनेरियो अलग है, स्टैट्यूटरी कंपनीज का ऑडिट को लेकर सिनेरियो अलग है। फिर स्टैट्यूटरी कंपनीज जो है वो सीधे गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंडेड होती हैं। ऐसा भी नहीं है जो उनका अपना पैसा रहता है वो उसको भी यूज करती हैं, और ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं एम्प्लॉइज, ऐसा भी नहीं। सो वेरी ट्रू जो है ना वो पहला स्टेटमेंट ही है। उसके बाद में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसी इंप्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? सेंट्रलाइज्ड मतलब वन पावर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ, छोटा सा फ्रेमवर्क बना देती हूँ, ये समझ लो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं।
ये तीनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक और डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक और डिपार्टमेंट है, इन दोनों के ऊपर एक और डिपार्टमेंट है, दैट इज हेडक्वार्टर। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो है ना, अब हेडक्वार्टर को जरूरी नहीं है कि इसके पास जाके इसके पास जाना, हेडक्वार्टर सीधा भी इनसे डील कर सकता है, ठीक है। सो जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है ना, वो रहता है हेडक्वार्टर्स के हाथों में। किसके हाथों में रहता है? हेडक्वार्टर्स के हाथों में। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को बनाने का सही तरीका क्या है? पहली स्टेटमेंट उसने दी है, दो पार्टीज एक नई कंपनी बनाती है और उस कंपनी में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देती है। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने कंपनी बनाई, मेरी कंपनी बनी पड़ी है, मैं उसमें काम करूँ, आप उसमें काम करो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इकट्ठे मिल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके लिए नई कंपनी बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने शेयर से सब्सक्राइब करती है और नया बिजनेस शुरू करती है, ये चीज रहती है। जो प्रोमोटिव शेयर होल्डर रहता है वो भी कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। तो बी सी दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बट पहला ऑप्शन नहीं ठीक। All the joint ventures in India require the government approvals if a foreign partner, देखो foreign partner की बात की जा रही है, नॉन रेजिडेंट की बात की जा रही है। सो कहता है अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? अगर फॉरेन पार्टनर है ना बेटा, दोनों से लेना पड़ेगा। अगर तो आरबीआई है ना, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये बात करता है कि ऑटोनोमस रूट से अगर आ रहा ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील कर लेगा, बट अगर ऑटोनोमस रूट से नहीं ना आ रहा ना, ऑटोमेटिक रूट से नहीं ना आ रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB इसके अंदर जाएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से भी आ रहा है ना इन्वेस्टमेंट, ये दोनों डील करेंगे। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के द्वारा कौन से रोल्स प्ले किए जाते हैं? रीजनल बैलेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, चेक ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो पब्लिक सेक्टर रीजनल बैलेंस भी देखता है, उसमें ये भी देखना है कि ऐसा ना रहे कि इंडिया के डेवलपमेंट में कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स या कुछ डायरेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, बाकी रह जाए। दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि लार्ज लेवल के ऊपर जो है वो काम एफिशिएंसी से हो पाए। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो आपकी इकोनॉमिक पावर है वो कुछ हाथों में ना रह जाए, क्योंकि फिर बन जाएगी मोनोपोली। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं उसके लिए जो हम अपनी करेंसी खर्च कर रहे हैं, बेटर ये है कि हम इंडिया में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद में रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the power of the government in considerable amount of operational flexibility। ये भी स्टेशनरी कंपनीज के पास रहती हैं, गवर्नमेंट की कुछ पावर्स भी इसमें है, क्योंकि एक्ट को पार्लियामेंट के अंदर अमेंड किया जा सकता है, और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी इनके पास है प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, क्योंकि उसमें ये रहता है कि जो इनका एक्ट बन जाता है ना उसके अंदर इनकी अपनी बॉडी ने काम करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स ने काम करना है। Next is, according to the Indian Companies Act, any company not less than blank the paid capital must be held by central government। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 51% रहता ही रहता है। कंपनीज एक्ट 1956 में भी इतना था, अब कंपनीज एक्ट 2013 के जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें भी इतना ही है। Next is form of organization in which the public enterprise may take are। public enterprises के types पूछ रहा बेटा, 3 टाइप्स है हमारे पास, एक है डिपार्टमेंटल, एक है गवर्नमेंट और एक है स्टैट्यूटरी। So these three are the different types. So these all are the questions जो आपके form of business organizations को cover करते हैं, सॉरी पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट ग्लोबल एंटरप्राइजेस को कवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। See you soon in the next lecture. Thank you.